पिछले क्लास में देखा कि दो रूट्स के अगर इक्वेशन दिए हो तो उसके एक कॉमन रूट्स का कंडीशन किस तरह से देखा जाता है उसमें, तो उसमें डिटर्मिनेंट फॉर्मेट के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कंडीशन के तौर पे देखा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाएंगे और उसके दोनों रूट्स अगर कॉमन हो तो उस तरह क्वेश्चंस के क्या कंडीशंस होते हैं, अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कंडीशन ऑफ टू कॉमन रूट्स इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा या यहाँ पे आप टू लिख लो, सही रहेगा। कंडीशन ऑफ टू कॉमन रूट्स इन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके क्या कंडीशंस होंगे अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और उसके रूट्स कॉमन हो लेकिन दोनों रूट्स कॉमन हो। ध्यान रहे, जो पिछला केस हम लोग पढ़े थे सिर्फ एक कॉमन रूट्स का पढ़ा गया था, इस केस में पढ़ेंगे टू कॉमन रूट्स का। ओके, तो क्या कंडीशन है देखते हैं। इफ, तो यहाँ पे लिखा है कि इफ a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज बोथ रूट्स कॉमन। ओके, देन कंडीशन, तब जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, अब हम लोग वो लिखने जा रहे हैं। कंडीशन है x²। ओके, दोनों के जो रूट्स होंगे, आई थिंक दोनों के जो कोफिशिएंट होंगे वो आपस में हमेशा इक्वल होगा, फिर करस्पॉन्डिंग x का कोफिशिएंट इक्वल होगा एंड कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट, ये तीनों आपस में इक्वल होगा। तभी आप कहोगे कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो दोनों के दोनों कॉमन होने वाले हैं। थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग देखा जाए तो क्या इसमें होने रहा होगा वो समझते हैं। जैसे कि अगर इसके रूट अल्फा है, इसके रूट बीटा है, तो इसके भी रूट्स अल्फा होंगे और इसके भी रूट्स क्या होंगे, बीटा। तभी तो मतलब होगा कि अल्फा अल्फा पहला रूट भी कॉमन है और पहले में बीटा आ रहा है, दूसरे में बीटा आ रहा है, तो यानी कि दूसरा रूट कॉमन है। तो इस तरह का सिचुएशन होगा, इसलिए उसको एक स्टेटमेंट की लैंग्वेज में लिख दिया गया है, बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है, ये बस समझाने कर रहा था, इसको कोई मतलब नहीं लिखने का। तो सिंपल सी बात में अगर फाइनल बात बोले कि जो हमारे काम का वो क्या है, तो देखो आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा। ओके, और आपको क्वेश्चन में ये वर्ड कहा जाएगा, ये बोथ रूट्स कॉमन। जब तक ये नहीं कहेगा आप इस फॉर्मूले को कभी भी यूज नहीं करोगे। ध्यान रहे, जब तक ये वर्ड ना कहा जाए तब तक आप इस, आई थिंक ये वर्ड ना कहा जाए तो ये फॉर्मूले को आपको यूज नहीं करना है, कभी नहीं करना, ध्यान रहे। ओके, तो ये एक फॉर्मूला होता है, अब इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा if equation lambda square minus 3x plus 2 equal to 0 and 2 lambda x square plus 2 times 5 lambda into x plus 4 equal to 0 हैव। अब जैसे देखा जाए तो इतना बोलकर अगर कुछ सिर्फ लैम्डा पूछा जाए, यहाँ तक इसका कुछ भी ना बोला जाए तो ये क्वेश्चन जो अधूरा होगा। रीज़न है सिर्फ यार दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अब लैम्डा किस कंडीशन निकाला है ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया है। अगर यहाँ पे लिखा जाए कि हैव ए कॉमन रूट, अगर यहाँ पे लिखा जाए हैव ए कॉमन रूट, तब तो ये वो वाला कंडीशन हो गया जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड पढ़ा गया था, इस तरह से बनाकर समथिंग डिटरमिनेंट मेथड था ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो समथिंग। ओके, लेकिन अब यहाँ पे ए नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो एक कॉमन रूट्स का नहीं पढ़ रहे हैं, वो दोनों के दोनों कॉमन रूट्स का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा फाइनल क्वेश्चंस। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन कैसे किया जाए। ठीक है, ओके, तो रूल ये है जब भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो
पहले दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक साथ लिख लेंगे, जो लोग सीख रहे होंगे उनकी बात कर रहे हैं। बाकी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप टाइम बचा सकते हो, चाहे जिस तरह से लगाओ। ओके, गिवन है, कंडीशन क्या है, गिवन है कि बोथ रूट्स क्या, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि बोथ रूट्स कॉमन, बोला है बिल्कुल, देख सकते हो यहाँ पे 2 रूट्स कॉमन, तो बोथ मतलब 2 होता है दोनों, यानी कि इसके जो रूट्स होंगे वही इसके भी रूट्स होंगे, तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होगा, तो ये कंडीशन के हिसाब से कहा गया है कि दोनों रूट्स कॉमन है, तो यानी जो जो इसको सेटिस्फाई करेगा दोनों रूट्स, वही दोनों इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये इस स्टेटमेंट से समझ में आता है, ठीक है। तो क्या कंडीशंस पढ़ा हम लोग कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले के डिवाइड बाय दूसरे के बराबर होता है, इक्वल होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पहले क्वाड्रेटिक के, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सेकेंड क्वाड्रेटिक के, एंड इज इक्वल टू 2/4 कांस्टेंट टर्म पहले वाले के और कांस्टेंट टर्म सेकेंड वाले के, दोनों को डिवाइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन बस करना है, जो भी आएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर इक्वल करें तो 1/2 - 3/2 + 5 लैम्डा, सो आफ्टर मोर सिंप्लीफाई यू विल गेट फाइनल ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यार इसमें डिस्कशन करना एक चीज़ का बहुत ज़रूरी है, वो क्या है सुनो पहले। जैसे इस प्लेस पे 3 नंबर है, यानी 3 नंबर्स है, और ये तीनों आपस में इक्वल है, ओके। तो हमने कहा कि फर्स्ट 2 सॉल्व कर लो, फिर कहूँगा सेकेंड 2 सॉल्व कर लो, लेकिन मैं सेकेंड 2 इस केस में नहीं कर रहा हूँ, एक रीज़न है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा, सेकेंड थर्ड को सॉल्व करो तब भी यही आएगा। रीज़न है कि ये जो थर्ड में लिखा है ना, वो वही लिखा है जो फर्स्ट में लिखा है, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो कैलकुलेट करने से फाइनल रिजल्ट सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात था, आप इसको नोट कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़े। तो अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं हम यहाँ पे आप देख सकते हो, जेई में आया हुआ है, काफ़ी सारे हो गए समय, बट जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट हुआ है, 1-2 साल बाद तो रिपीट होता रहता है बीच बीच में। तो इसका क्या, ये इसको मैंने स्टार क्यों बनाया है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं अभी यहाँ समझाऊंगा। इसका बड़ा फिक्स पैटर्न है, इस पैटर्न को अगर आप रट लोगे तो इस तरह के सवाल आसानी से हैंडल कर लोगे, ओके। तो सबसे पहले हम इसमें वो बात बताएंगे जो सबसे बेसिक है, जो फर्स्ट आई थिंक 90% स्टूडेंट यही वर्क करते हैं, जो मैं अभी यहाँ पे बोलने वाला हूँ, जो कि ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस फॉर्मेट को लगाते हो तो ये थोड़ा लेंथी चला जाएगा, और ये भी बताएंगे कि कब लगेगा 100% या कब नहीं लगेगा, ओके, या कब लगाने से लेंथी होगा, कब लगाने से ईजी होगा, वो सारा कुछ डिस्कशन हम लोग इस सवाल में देखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि इफ़ द इक्वेशन फर्स्ट, ये लिखा है, एंड सेकेंड दिस हैव ए कॉमन रूट, लिखा है हैव ए कॉमन रूट, ठीक है, लिखा है हैव ए कॉमन रूट। लेकिन अब बात ये आता है कि हैव ए कॉमन रूट बोल दिया अगर, तब तो ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है जो हम लोग स्टडी की है, एक कॉमन रूट के कंडीशंस का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, जो कि इस तरह से डिटर्मिनेंट से पढ़ाया गया था, इस तरह का, ठीक है। क्या था डिटरमिनेंट मेथड से, फर्स्ट रो में फर्स्ट क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट लिखते हैं, सेकेंड रो में सेकेंड क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट लिखा जाता है, ओके। तो इस तरह सॉल्व करने से हम लोग का आंसर आता है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं लगाऊंगा इस सवाल में, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, आंसर फाइनली सेम ही आएगा, हो सकता है एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा खासा करना पड़े। तो रीज़न ये है कि मैं इसको इस तरह क्यों नहीं लगा रहा हूँ, एक रीज़न इसमें है, तो उस रीज़न को पहले समझते हैं कि इस बात का बोलने के बाद भी हम ये वाला टर्म्स नहीं यूज़ कर रहे, क्यों नहीं यूज़ कर रहे, थोड़ा वो भी समझते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इससे यूज़ करोगे आंसर आएगा, नो डाउट, ठीक है। बट इस सवाल में एक कॉन्सेप्ट है, वो समझाने के लिए मुझे इस मेथड से नहीं बताना चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट को अब हम लोग समझते हैं। बताओ, कहने का मतलब है कि जब भी इस फॉर्मेट सवाल आता है तो दिमाग में 2 बात पूछे जाते हैं, एक कॉमन रूट का कंडीशन बोल दिया जाता है, या बोथ कॉमन रूट्स का।
बोथ बोल दे तो आग बंद करके आप क्या लगा सकते हो, 1 अपॉन ये समथिंग समथिंग, ठीक है। अगर दोनों बोलता है तो उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जनरली बोथ रूट्स नहीं बोलता है, वो एक कॉमन रूट्स बोलता है हमेशा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस कह सकता हूँ कि एक कॉमन रूट्स ही पे सवाल बनता है अगर दो इक्वेशन दिया जाता है तो। लेकिन इसमें एक ट्विस्टिंग पार्ट ये है जो कि हम लोग यहाँ समझेंगे। आप एक काम करो, थोड़ा सा आप इसका चेक करो, डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यार ये बात क्वेश्चन नहीं कहा गया कि आप डी चेक करो, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ इसमें एक खास बात समझाना इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो माइनस का 7 आ रहा है। माइनस का 7 मतलब डी की वैल्यू कैसा आ रहा है, निगेटिव। और अगर डी निगेटिव होता है इसका मतलब है रूट्स इज इमेजिनरी। इमेजिनरी बोले तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन रूट्स इज इमेजिनरी। ओके, अब बात करते हैं कि इस टर्म्स का हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ यहाँ से आप ध्यान से समझना और पूरा गौर से देखो इसमें कि क्या कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकाला वो निकला इमेजिनरी। ओके, अब बताओ, मान लेते हैं कि अगर इसके रूट्स, क्वेश्चन में ध्यान से देखो इमेजिनरी बोला है, अगर इसके रूट्स अगर हम p प्लस आई क्यू माने, क्योंकि यार इसका नेचर कैसा आया, इमेजिनरी तो आया है, आप देख सकते हो इसके जो रूट्स है इमेजिनरी है। ओके, और आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिस। तो अगर इसका एक रूट p प्लस आई क्यूब है, अगर हमने लेट कर लिया, कैसे पता चला कि इसी फॉर्मेट का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रूट्स कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी किसके आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के। तो इसलिए मैंने इसके रूट्स को लेट किया है p प्लस आई क्यूब, ठीक है। अरे यार आप इसको अल्फा बराबर लेट कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बराबर p प्लस आई क्यूब, यानी पहला रूट है p प्लस आई क्यूब। ओके, अब क्वेश्चन कहा गया कि इन दोनों रूट्स के जो रूट्स के मीनिंग है वो उसमें एक रूट कॉमन आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर p प्लस आई क्यू इसको सेटिस्फाई करता है तो अंडरस्टूड है कि p प्लस आई क्यू इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये बात में दोनों में सेम, ऐसा कैसे पता चल रहा है कि ये दोनों में टर्म सेम लिखने चाहिए, मुझे ये किस तरह से आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये आइडेंटिफाई हो रहा है ये वर्ड से कि बोला गया है इफ द इक्वेशन दिस एंड दैट हैव ए कॉमन रूट्स। ओके, कॉमन रूट्स बोला है तो इसके जो भी एक रूट्स होंगे वो 100% सेकेंड को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। अच्छा, और आप बताओ, अगर हमने p प्लस आई क्यू लेट किया तो ये प्रॉपर्टी पढ़ा गया था हम लोगों ने कि एक रूट अगर p प्लस आई क्यूब होता है तो दूसरे वाले को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेकेंड रूट कंजुगेट हो जाता है। आई थिंक याद होगा, सेकेंड रूट ऑटोमेटिक कंजुगेट हो जाता है अगर पहला रूट्स कॉम्प्लेक्स में है तो आप बताओ p प्लस आई क्यू का कंजुगेट क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू। अगर इसके भी रूट p प्लस आई क्यू तो इसका सेकेंड रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू। और आप बताओ इसके और इसके, क्या अब दोनों को एक साथ देखा जाए तो क्या रियलिटी ये नहीं दिख रहा है कि दोनों रूट्स कॉमन है। आप यहाँ देख सकते हो दोनों रूट्स कॉमन आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कितना दिया गया था, एक कॉमन रूट्स। तो मैंने इसमें ऐसा क्या सोचा कि जिससे कि एक कॉमन रूट्स कितने में कन्वर्ट हो गए, बोथ रूट्स में। ऐसा क्या रीज़न था, ऐसा क्या इसमें सिस्टम दिखा था हमें। तो वो सिस्टम इसलिए दिखा था कि किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर एक कॉमन रूट्स होता है तो जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ ये 100% वर्क करेगा। उन दोनों में से जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वाड्रेटिक के होते हैं, न्यूमेरिकल मतलब है जिसमें डी निकालना आसान हो, जैसे यार इसमें डी निकालोगे तो अजीब बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए सी की तो वैल्यू पता नहीं है तो किस तरह का आएगा कोई गारंटी नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किसी एक का डी चेक करना
और किसी एक का मतलब उसका चेक करना जिसका आसान होगा डी निकालना, ओके, जिससे कि हम साइन जज कर सके कि प्लस है कि माइनस है, जो भी है, ठीक है। तो मुझे इसका डी निकालना बहुत आसान लगा, इसलिए मैंने इसका डी चेक किया और जैसे ही देखा निगेटिव है, तो आज के बाद फिलहाल मैंने समझा दिया कैसे होता है, लेकिन आज के बाद रट लो कि दो कंडीशन कॉमन रूट के अगर होते हैं और बोला जाए कि एक कॉमन रूट उसमें अवेलेबल है, तो आप हमेशा डी चेक करोगे और जैसे ही डी नेगेटिव हुआ आप आग बंद करके दोनों कंडीशंस यानी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स के कंडीशन लगाओगे आप, बोथ रूट्स का, ठीक है। यानी हियर बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन, हेंस लिख लो, सही रहेगा। क्यों बोथ रूट्स कॉमन हुआ? क्वेश्चन में तो एक कॉमन रूट्स बोला था, तो हम बोथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने इसका एक डी चेक किया, उसका एक डी कैसा शो कर रहा है, कॉम्प्लेक्स, तो अंडरस्टूड दूसरा वाला p माइनस आई क्यूब हो जाएगा। तो अब बोला था कि एक कॉमन रूट है, इसलिए फर्स्ट वाला इसके अंदर आएगा ही आएगा। अब क्योंकि ये पहला वाला आ गया कोई ना कोई एक, तो ये जो अब लिख रहा हूँ बगल में, ये उस रूल के हिसाब से हो रहा है जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं, यानी कि p प्लस आई क्यू टाइप के आते हैं, तो उसका अंडरस्टूड सेकेंड वर्ड रूट होता है उसका कंजुगेट। बिना सॉल्व किए हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ये बात वहाँ पे हमने बता दिया था, ठीक है। यानी कि वास्तव में देखा जाए तो हमने क्या डेवलप कर लिया, बोथ रूट कॉमन। अवेलेबल क्या था, एक रूट कॉमन, बट हमने कुछ चीज़ें को सोचा यहाँ पे, उस सोचने के बाद हमने देखा कि यार ये सवाल तो वास्तव में बोथ रूट्स कॉमन था। तो आप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन जेई में क्यों आया होगा। इसका रीज़न है कि कई सारे स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इसके एक कॉमन रूट्स के कंडीशन लगाते हैं, वो काफ़ी भयानक हो जाता है कैलकुलेशन के मामले में। लेकिन अगर बोथ रूट्स कॉमन को अगर जज कर लगे तब तो यार ये एक लाइन का सवाल है, ठीक है। तो आप कंपेरिजन करो, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1/a, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b है, यहाँ 4 है और यहाँ पे c है। तो ये तीन टर्म हमने बोथ रूट्स कंडीशन के लगा दिए। अब इस तरह सवाल को आप हमेशा लैम्डा इक्वल टू मान के लगाया करो ऑलवेज। जब भी क्वांटिटी में दो दो इक्वल एक साथ आते हैं तो उसको आप हमेशा लैम्डा कुछ मान लिया करो, के मान सकते हो, पी डेल्टा जो भी मानना मान लो। अब इन दोनों को लैम्डा के इक्वल करके मुझे आप लैम्डा बता दो, क्योंकि तीनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ से एक वैल्यू आता है 1/λ, b आता है 3/λ और c आता है 4/λ, ठीक है इस। तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब बात करते हैं फाइंड क्या करना है। ये इसी सवाल का भी पार्ट है। तो अपने को फाइंड जो करना है वो है a + c/b। a b c आप देख सकते हो वहाँ पे अवेलेबल है। c जो है 4/λ एंड b इज 3/λ। गाइस सो आई थिंक कॉमन लेंगे तो 5/λ आ जाएगा और ये 3/λ, लैम्डा से लैम्डा फिनिश हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही बेस्ट सवाल है अपने आप में। तो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इसलिए मैंने इस सवाल को पिक किया है। अब कुछ मैं इस सवाल के पूछने का पैटर्न थोड़ा चेंज करता हूँ। पैटर्न चेंज करने का मतलब है, अगर पूछा जाता है कि इफ फाइंड, या मैं यूं कहूँ कि ये सवाल का सेकंड पार्ट है, इफ फाइंड a/b/c। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इफ फाइंड a/b/c, इस तरह का जेईई मेंस में आया था 2016 या 15 में से कुछ आया था, ओके, उतना याद नहीं है फिलहाल। तो इस पैटर्न को कैसे वर्क करते हैं देखो, बस इतना ही है, फुल स्टॉप। अगर पूछा जाता है इस क्वेश्चंस में कि आप a/b/c बताओ तो क्या तरीका होगा, तो आप बताओ। यहाँ पे एक जगह क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ। बताओ a/b/c, ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चंस का। a क्या है 1/λ, b क्या है 3/λ, c क्या है 4/λ। तो अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 1/3/4।
तो ये आंसर हो जाएगा। तो कई बार इस तरह के सवाल भी पूछे गए एग्ज़ाम में, तो अब इसको चिंता नहीं करना है कि ये कैसे हो गया, ठीक है। ओके गाइस, तो ये फिनिश हो गया। इसके बाद अगर मैं कुछ एक नया क्वेश्चंस बनाऊं, फिलहाल अगर इसको बनाऊंगा तो 12th वाले जो होंगे उसी को समझ में आएगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। मान लो अगर इस तरह बना दिया जाए कि a/b, b/c एंड y² × dy समथिंग। अगर इस तरह सवाल बना दिया जाए तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले लोअर लिमिट यहाँ पे होगा a/b, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/3, b/c तो ये सॉल्व करने के बाद 3/4, और ये y² के इंटीग्रेशन सबको पता है y³ होता है। फिर वो लोअर लिमिट अपर लिमिट। कहने मतलब ये है कि सवाल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेकिन हम उसको किसी भी चैप्टर में एंट्री करा सकते हैं, चाहे डेफिनेट हो, डिफरेंशिएशन हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कहीं भी जा सकता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, तो फिलहाल ये सब तो बाद में पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ तक सवाल एग्जाम में जरूर बनता है, इसलिए मैं यहाँ तक करा दिया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को नोट कर लो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। क्वेश्चन एक है, लेकिन इसके वैरायटी क्या क्या हो सकते हैं हमने वो सारा चीज डिस्कशन किया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। थ्योरी क्या है सुनो। इफ थ्योरी क्या कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं, इफ f(x)(gx) वेयर, इसको हम केस फर्स्ट मान सकते हैं, इफ f(x)(gx) वेयर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी रियल नंबर रखें और यहाँ रखने पे इसकी क्वांटिटी कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। वेयर gx नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। दो चीज़ डिवाइड होगा जिससे कि हम ये डेवलप करेंगे कि रैशनल एक्सप्रेशन है, और f(x)(gx) वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यार, ये जो टॉपिक चल रहा है, इस तरह के सवाल फिलहाल क्वार्टिंग में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैक्सिमम मिनिमम में होगा। एक चैप्टर ही मैक्सिमम मिनिमम का होता है, उसमें किसी टाइप का सवाल होता है, सबके आंसर आते हैं, चाहे 0 हो या 0 ना हो, ठीक है। फिर जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हो सकता है, कुछ प्लेसेस पे ऐसे सिचुएशन देखे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। और एक चैप्टर है आपका, फिलहाल मैंने मैक्सिमम में बता दिया है, एक चैप्टर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, उसमें भी यूज़ होता है। आई मीन इस कॉन्सेप्ट को लगाने के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम के एक चैप्टर है, वहाँ भी हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या रूल है, केस फर्स्ट हो गया, इफ़ f(x)(gx) वेयर gx की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो इसके क्या प्रोसेस होता है, क्या पैटर्न होता है, मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। तो क्वेश्चंस क्या देखते हैं। find maximum and minimum value of the equation है x² - 2x + 4 डिवाइड बाई x² + 2x + 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, फुल स्टॉप। इनका कहना है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है इस इक्वेशंस के, चाहे आप कोई भी रियल नंबर रखो। तो जैसे कोई भी रियल नंबर यहाँ रखा जाए x के प्लेस पे, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगा उसकी कम से कम वैल्यू कितना आ सकता है, आई मीन मिनिमम, और रखने पे इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, आई थिंक मैक्सिमम, ठीक है।
तो आप क्वेश्चन नोट कर लिए होगा आई होप। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो इस सवाल के क्या पैटर्न्स होते हैं वो मैं यहाँ फिलहाल समझ लेता हूँ। तो देखो यार, मैं लास्ट टाइम फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा गया है fx अपॉन gx। आप देख सकते हो fx बोले तो ये वाला टर्म से, gx बोले तो ये, और ये रैशनल एक्सप्रेशन भी है क्योंकि ये fx अपॉन gx टाइप का लिखा है इसलिए। और इस क्वांटिटी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है। आप कोई भी रियल नंबर रखते हो यहाँ पे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा कम से कम कितना आ सकता है, यानी मिनिमम वैल्यू, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, आई मीन मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और देख सकते हो ये फर्स्ट केस के अंदर हमने वैरायटी क्वेश्चंस करा रहे हैं। रीज़न है कि ये तभी लगेगा, जो भी हम प्रोसेस यहाँ पे भी बोलेंगे, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, चाहे आप कोई भी रियल नंबर रखो। तो आप देख सकते हो ये 0 होगा भी नहीं। रीज़न क्या है कि डिनोमिनेटर वाले का अगर डी चेक किया जाए तो ये निगेटिव मिलेगा, और डी निगेटिव मिलता है तो इसके रूट्स क्या आते हैं, वो तो इमेजिनरी आता है। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन किस पे किया गया है, रियल पे, इसलिए ऐसा कोई रियल नहीं होगा जो यहाँ रखे और इसको 0 बनाता हो। ठीक है, यानी कि ये वाला कंडीशन भी सही है कि इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, आप चाहे कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो ये तो बात रहा वो सारा डिस्कशन का कि आपको इस थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कब करना है, ये मैंने बताया। अब चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस होता है लेट, इस क्वांटिटी को आप y मान लो। पहला प्रोसेस क्या है, स्टेप फर्स्ट, लेट, ये जो भी क्वांटिटी है इसको आप y मान लो। ये था इसका फर्स्ट स्टेप्स। ऑलवेज करना है इस तरह जितने भी कॉन्सेप्ट के सवाल होंगे। ठीक है, y। उसके बाद होगा सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेने हैं। क्या बना लेने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं क्या है। राइट साइड वाले भी लेफ्ट साइड शिफ्ट कर ले रहा हूँ। ओके, तो राइट वाला लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद इस तरह का जब फॉर्मेट बनेगा तो आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक जो बना है वो x में बना है। और आप बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x के क्या कहा गया है कि x जो है ये रियल है। ये सिंबल जो होता है बेटा वो फॉर ऑल का होता है, इंग्लिश में पता होगा। x बिलोंग्स टू रियल के लिए काम करना है, यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे वो खुद दिया हुआ है, गिवन हैज़ रूट्स x बिलोंग्स टू रियल। सिर्फ रियल बोला है, इस बात का ध्यान रहे, सिर्फ रियल बोला है, ये नहीं बोला है कि डिस्टिंक्ट रियल है, ये नहीं बोला है कि इक्वल रियल है। तो याद करो सिर्फ रियल रूट्स के लिए क्या यूज कर देते हैं, फॉर ओनली रियल रूट्स। सिर्फ रियल रूट्स बोला है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 होता था क्या, नहीं। ये सिर्फ तब होता था जब क्वेश्चन में रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेगा, तब ये यूज होता था। ये कब यूज होता था, जब बोलेगा रियल और इक्वल। लेकिन सिर्फ रियल बोले तो मैंने वहाँ पे नोट करके लिखवाया होगा, जब नेचर ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, तो सिर्फ अगर रियल रूट्स बोले तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलता है। ठीक है, तो अब d की वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b प्लस क्या लिखा है, 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू है y माइनस 1 एंड c की वैल्यू है 4y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसको नोट कर लो ताकि हम लोग इस थ्योरी को फिनिश कर सकें। ओके, तो आई होप यहाँ तक हो गया होगा।
इसके आगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ओपन करते हैं, तो आ जाएगा 4y² प्लस 4 2 जा 4 2 जा 8y एंड माइनस इसमें से 4 कॉमन ले लो और ये 4 बार पहले से अवेलेबल है तो 16 हो जाएगा। y-1 दो जगह मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये उसका होल स्क्वायर हो गया। अब चाहो तो आप दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा y² प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 बार, इसको ओपन कर लो a माइनस बी होल स्क्वायर से। 4 एक पॉजिटिव नंबर है और चैप्टर चल रहा है इनक्वालिटी का, तो याद करो डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो एज इट इज़ रहेगा साइन। ओके, -4y² -4 प्लस 8y, ठीक है। यहाँ आएगा y² -4y, तो आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3y² एंड प्लस 2y प्लस 8y, तो ये आ जाएगा 10y। 1 - 4 -3, इन दोनों में से अगर -1 कॉमन ले ले, थोड़ा फैक्टर करने में अच्छा लगता है देखने में कि y² कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो फैक्टर करने में आसान लगता है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। आप बताओ ये है एक पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये होता है निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या होता है बेटा, चेंज, तो वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो हो जाएगा 3y² माइनस 10y प्लस 3। अब देख सकते हो यार, किसी भी इनक्वालिटी में जब क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं तो उसमें हमने बताया था कि हमेशा डी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? डी। और डी अगर पॉजिटिव होता है तो फैक्टर करते हैं, डी नेगेटिव होता है तो फैक्टर नहीं करते। तो वो सारा कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। फिलहाल आप इसका डी चेक कर लो, ये पॉजिटिव है तो आई थिंक फैक्टर तो पक्का होने ही वाला है किसी ना किसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे 3y² माइनस 9y माइनस y प्लस 3। सो आफ्टर कॉमन फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो इस अंदाज में आएगा, 3y - 1 y - 3। अब इतना समझदार हो आई होप। तो यहाँ पे आएगा 1/3 एंड 3, साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला साइन कहाँ से कहाँ आ रहा है, 1/3 × 3, ठीक है। यानी कि जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1/3 से लेकर 3 तक, ठीक है। 1/3 से लेकर 3 तक। y किसको माने थे हम लोग, y किसको माने थे, x² माइनस 2x प्लस 3 एंड डिवाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। तो अब देख सकते हो मुझे इस क्वांटिटी का क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। इस क्वांटिटी का हमसे मैक्सिमम पूछा गया था और मिनिमम। तो अब देख सकते हो इस क्वांटिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1/3 से लेकर 3 तक, जबकि 1/3 पे भी क्लोज है और 3 पे भी क्लोज है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका 3 और जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका 1/3, ओके। अच्छा, कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में, ठीक है आंसर हो चुके हैं हमारे सवाल के, ये हमारा आंसर है फाइनल। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ना पूछ के वो सिंपल एक वर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड रेंज। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू इसकी लाई करता है। तो अगर कभी कभी अगर रेंज पूछ दिया जाए एग्जाम में कि भाई साहब रेंज बताओ, तो रेंज का मतलब होगा कि जिस क्वांटिटी की वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो वो लाई कर रहा है 1/3 से लेकर 3 तक। तो ये रहा इस सवाल का रेंज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे देखा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को किस तरह क्वेश्चन में अटैम्प्ट करते हैं। तो ये बड़ा रिपीटेड फॉर्म में बोर्ड में भी आता है। फिलहाल कंपटीशन में तो फिलहाल अब आना बंद हो चुका है, बट कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें और पिक करेंगे, कुछ थ्योरी जैसे आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इसी पैटर्न के सवाल को एक अलग वैरायटी सवाल आता है जो कि जेईई मेंस एडवांस में पूछे जाते हैं, ओके। ये फिलहाल एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ओके। तो अब इसको नोट कर लो ताकि मैं अगला क्वेश्चन करा सकूँ। हमने जो वहाँ पे केस फर्स्ट अभी पढ़ाया था ना, जो कि fx/gx, जबकि gx की वैल्यू
और नीचे वाला जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ये हमने पढ़ाया था केस फर्स्ट। कुल लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर यार 0 हो गया तो क्या करेंगे, अगर gx की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या करेंगे। ये तो था 0 नहीं होगा तो सारे प्रोसेस था, अब यहाँ पे 0 हो गया तो क्या किया जाएगा। तो इस तरह कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बेसिकली ग्राफ वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह के सवाल को हम लोग वर्क करेंगे, चाहे ऊपर क्यूबिक हो, चाहे 4th पावर हो, या नीचे 2 डिग्री हो। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में सिर्फ हम वही सवाल कर रहे हैं जिसमें डिग्री की वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्वार्टिक हो, या एक क्वार्टिक हो एक लीनियर हो। कहने मतलब इन दोनों में से जरूरी है एक क्वार्टिक होना, क्वाड्रेटिक से ऊपर कोई डिग्री की सवाल नहीं होना चाहिए, क्यूबिक होना ही नहीं चाहिए कोई भी नहीं, चाहे fx हो चाहे gx हो, दोनों में से क्वाड्रेटिक से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक होगा चलेगा, लीनियर भी होंगे तो भी चलेंगे। तो इस तरह सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी भी कई सारे चैप्टर है, जैसे फंक्शन एक चैप्टर है, फंक्शन में भी हम लोग इस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं या मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द होल कैलकुलस पार्ट। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ आप इसका सिर्फ यही वाला टॉपिक पे ध्यान दो जब डिनोमिनेटर वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है इस ओके। अब यहाँ पे एक थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। क्या है डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। अब देखो यार, ये जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, ये जो वर्ड हम यहाँ पे जितनी भी बात बोलेंगे ये ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही हो। ये जो डिफरेंस हम बताने जा रहे हैं यार, हमने कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है क्या, ऐसा तो है ही नहीं। हम तो सिर्फ सिंपल बात में अगर बात करें तो हम डिफरेंस सीखने जा रहे हैं, क्या अंतर होता है एक इक्वेशन और एक आइडेंटिटी में। ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि किसी भी चीज़ को हम आइडेंटिटी कहते हैं, किसी भी चीज़ को इक्वेशन कहते हैं, इनमें किस तरह के डिफरेंसेस नज़र आते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इस मान लो x² - 3x + 2 = 0 है। ठीक, और मैंने इसमें पुट किया फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो लेफ्ट साइड आएगा आपका 2 बाई 0 0 ख़त्म, 2 बचेगा। क्या 2 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं। जैसे मान लो x को 1 रखा, तो 1 रखोगे तो शायद 1 - 3 + 2 सॉल्व करने पे 0 आएगा, ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लो -1 रखा, तो आई थिंक जब -1 रखोगे तो ये आएगा 3 + 3 6 = 0, जो कि ये भी गलत है। अच्छा, जोड़ने की इंटीजर में रखें यार, आप चाहो तो 1/2 भी रख के सॉल्व कर सकते हो, 3/2 रख के भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें मेन मोटिव क्या है वो हम बताना चाह रहे हैं। जैसे x को 2 रखो, तो 2 रखोगे तो 4 - 6 + 2, तो 4 + 2 6 - 6 0 हो जाएगा। x को अगर -5 रखें कुछ और आएगा, जैसे 25 + 2 कितना आ जाएगा 27, एंड 27 + 15 यह आ जाएगा 27 + 15 यह आ जाएगा 42। ठीक है, तो आप देख सकते हो 42 0 के इक्वल नहीं होता है। इस तरह से तो यार बहुत सारे एग्जांपल्स होने वाले। ठीक है, ओके, बहुत सारे एग्जांपल होंगे इस तरह के। अब मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूँ, समथिंग sin² x + cos² x = 1। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये एग्जांपल को समझो, अभी मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल है sin² x + cos² x = 1। अब यहाँ पे x को π/6 रखो, x की जगह पे π/6, तो ये sin² π/6 + cos² π/6 1 होगा। कैसे होगा वो भी समझ सकते हैं। π/6 होता है 30 डिग्री, तो sin 30 की वैल्यू भी याद होता है, cos 30 की भी वैल्यू याद होता है क्लास 10th में।
जब इनको सॉल्व करोगे तो ये 1 = 1 आएगा। ओके, x को π/3 रख के देख लो आप, 1 = 1 आएगा। प्लीज़ चेक कर लो कॉपी में। x को चाहे आप 0 रख के देख लो, चाहे x को आप π/2 रख के देख लो, चाहे x को π/9 रख के देख लो। अब जैसे ये 4 एग्जाम्पल में तो लोग रख के सेटिस्फाई करा लेंगे, या 60 की वैल्यू याद होता है, 0 डिग्री की याद होता है, π/2 की भी याद होता है, π/9 तो एक 20 डिग्री होता है, तो sin 20 तो याद ही नहीं होता है, नहीं cos 20 याद होता है, फिर भी ये 1 = 1 आता है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। तो सुनो, जब आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है क्लास 10th में, क्लास 10 क्या 9th, जो लोग के बोर्ड में 9th में भी अगर अवेलेबल है, तो जब भी ये पढ़ाया जाता है तो इसे एक नाम देके पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। उस शब्द में आइडेंटिटी वर्ड यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। और जब इस तरह के सवाल आपको कराए जाते हैं एग्जाम में या आई मीन क्लास में, तो इसको कराते समय ये बोला जाता है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसको जब रीड करते हैं तो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूला, लेकिन जब इसको सॉल्व किया जाता है तो ये बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या यहाँ पे पावर 3 होता है तो बोला जाता है क्यूबिक इक्वेशन, चाहे पावर 4 होता है तो बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन वर्ड होता है और यहाँ पे आइडेंटिटी। तो ऐसा क्या रीज़न है ये आइडेंटिटी और ये इक्वेशन है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो सुनो, जब किसी भी चीज़ को या किसी भी क्वेश्चंस को अगर कुछ x सेटिस्फाई करे, आई रिपीट कुछ x बोल रहा हूँ, जैसे इस चीज़ को कौन कौन x सेटिस्फाई किया है, एक 1 किया और एक 2 किया, नहीं 0 किया सेटिस्फाई, नहीं -1 किया, नहीं -5, आगे कोई भी रखोगे वो भी नहीं करेगा। फिलहाल मैं क्यों गारंटी दे रहा हूँ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट से ज़्यादा तो होता ही नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड तो आ गया है। तो अब कुछ भी रखोगे वो पक्का ये गलती होने वाला है। तो अगर बात करूँ फाइनली किसी भी क्वेश्चंस में डिफरेंट x रखने पे या कुछ x रखने पर ही अगर सेटिस्फाई करे, बाकी सारे x के लिए सेटिस्फाई नहीं करे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। यानी इक्वेशन का मतलब होगा सम वैल्यू satisfy the equation। सम वैल्यू satisfy the equation। सम वैल्यू मतलब कुछ वैल्यू, जैसे यहाँ पे कुछ का मान तो क्या क्या है, 1 सेटिस्फाई किया सिर्फ और 2 सेटिस्फाई किया, तो उस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस टर्म्स का। इसका आप कोई भी x लोगे अब आग बन करके, चाहे -1, 3, 5, 7, ये हमेशा 1 = 1 होगा। तो आइडेंटिटी का मतलब होगा क्या, ऑल रियल वैल्यू सेटिस्फाई, ऑल रियल वैल्यू सेटिस्फाई। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब होता है ऑल रियल वैल्यू सेटिस्फाई। तो यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू रखोगे ये हमेशा 1 = 1 आएगा, तो इसलिए कहा गया ये आइडेंटिटी कहलाता है, वो इक्वेशन। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के जब भी फार्मूला पढ़ते हैं तो उसे हम लोग आइडेंटिटी के नाम से ही क्यों पढ़ते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सारे फार्मूला, कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे पहला है sin² x + cos² x = 1, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी होता है। सेकंड होता है 1 + tan² x = sec² x, ये सेकंड आइडेंटिटी होता है। और थर्ड है 1 + cot² x = cosec² x, ये होता है थर्ड वाला। ओके, तो आई थिंक आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस अगर मैं लास्ट टाइम बोलूँ तो क्या होगा समझते हैं। फाइनली है, इसके बाद मैं नहीं बोलूँगा, ध्यान सुनना फिर से। इक्वेशन उसे कहते हैं जिसको कुछ x सेटिस्फाई करे, सिंपल लैंग्वेज में ख़त्म। इक्वेशन उसे कहते हैं जिसको कुछ x सेटिस्फाई करे, दैट्स इट। और आइडेंटिटी उसे कहते हैं जिसको दुनिया का सारा रियल नंबर सेटिस्फाई करे, उसे आइडेंटिटी कहते हैं। कहानी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस आपको बताया कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या क्या होता है।
तो अगर हम बात करें डेफिनेशंस के, तो वो क्या है सुनो। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी क्या डेफिनेशन होगा? इट इज दैट इक्वेशन which is satisfy by all real value of वेरिएबल इसलिए लिखा हूँ, रीज़न है क्योंकि कई जगहों पे x में इक्वेशन होता है, कई जगहों पे y में इक्वेशन होता है, कई जगहों पे z लैम्डा कुछ भी हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा है। कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, किसी भी टर्म में हो सकता है। तो इनका कहना है कि इट इज़ दैट इक्वेशन, होता वो भी इक्वेशन ही है, क्योंकि इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है? जहाँ पे इक्वल का साइन लग जाए वो इक्वेशन होता है, ठीक है। और उसी इक्वेशन को आज एक नए तरीके से सीख रहे हैं, जिसको कुछ x सेटिस्फाई करे वो इक्वेशन होता है। इट इज़ दैट इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मैंने यहाँ पे ऑल रियल बोला है, इस बात का ध्यान रहे। ऑल रियल सभी सेटिस्फाई करता हो, देन इक्वेशन बिकम्स, तब वो इक्वेशन क्या कहलाता है, मतलब क्या बन जाता है? इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी, ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसको आराम से इसको रीड करते हैं, फिर हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे। इनका कहना है कि आइडेंटिटी उसे कहते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन जबकि सेटिस्फाई करने वाला जो वेरिएबल है वो सारे के सारे रियल हो, सभी, एक भी रियल छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रहे, एक भी, पूरे रियल नंबर में से सारे रियल नंबर रखने पे वेरिएबल को अगर सेटिस्फाई करता है तब जाकर वो सारे इक्वेशंस को क्या बन जाता है, वो आइडेंटिटी बन जाता है। अगर मैं बात करूँ एग्जांपल्स के, तो वो हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये सेटिस्फाई करता है चाहे दुनिया कोई भी नंबर लो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अगर यहाँ पे थीटा लिखा होता तो यहाँ पे लिखते हैं थीटा बिलोंग्स टू रियल, यहाँ y लिखा होता तो यहाँ लिखते हैं y बिलोंग्स टू रियल। इसलिए कह रहा हूँ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट वेरिएबल होना है, ठीक है। तो ये रहा आइडेंटिटी। अब बात करते हैं सेकंड क्या था, हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशन क्या होता है। तो देखो भाई इक्वेशन क्या है, an equation will be satisfy for some value of variable, सम वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे हमने लिखा है सम वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सम रियल लिख सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन उसे कहते हैं यार, एन इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन हो यानी समीकरण हो, विल बी सेटिस्फाई फॉर, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई होगा कितने x, सम x, कुछ x। यहाँ पे ध्यान रहे मैंने सम रियल बोला है और यहाँ पे ऑल रियल बोला है, इनमें क्या डिफरेंस है? सम मतलब कुछ नंबर हो सकते हैं और ऑल मतलब दुनिया कोई रियल नंबर लो, वो हमेशा आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, एक ऐसा इक्वेशन जो सेटिस्फाई करे कुछ रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था, उसी को लिख लेते हैं। इसको सिर्फ ओनली सेटिस्फाई टू नंबर, कौन कौन से? x इक्वल टू 1 and 2, आई मीन और 2। तो ये चीज़ वो लिखा है जिसको सिर्फ दो नंबर सेटिस्फाई करेगा, 1 और 2। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम में आता है, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंस समझाया है सिर्फ इतना टाइम लेकर कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं और इक्वेशन किसे कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे टॉपिक में, जो में क्वेश्चंस के क्या पैटर्न्स हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसमें क्या रोल है वो देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसके थ्योरी को अब हम लोग एक थोड़ा एक्सटेंड करते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेट में। क्या मतलब है, पीछे देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। ओके, देख भाई, है इक्वेशन और कह रहा है कि यार जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये किसी तरह से अगर ये आइडेंटिटी बन जाए, क्या बन जाए, आइडेंटिटी। ये थ्योरी है, ध्यान रहे, ये मैं समझा नहीं रहा हूँ, थ्योरी को समझा रहा हूँ। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। कोई भी इक्वेशन लाइक दिस अगर एक आइडेंटिटी है, तब कब होगा आइडेंटिटी, कंडीशन क्या है, देखो a 0 होना चाहिए, आई मीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड b 0 होना चाहिए, एंड कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ एंड क्यों लिखा है, क्योंकि जब तक ये तीनों नंबर 0 नहीं होंगे ये आइडेंटिटी कभी नहीं होने वाला है। तीनों एक साथ 0 होने चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ अच्छे से कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक साथ 0 होना चाहिए। जैसे a 0 हो गया प्लस b 0 हो गया, अगर आप इसको समझ लोगे तो फॉर्मूले रटने की जरूरत ही नहीं है। c 0 हो गया। अब बताओ, आप x की जगह पे 5 रखो, -2 रखो, 1 रखो, -5/2 रखो, √3 रखो, कुछ भी रखो। 5 रखोगे 25 आएगा, मल्टीप्लाई करो 0, 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0 को ऐड करेंगे तो 0, तो 0 = 0, ये तो हमेशा सही है। थोड़ा सा इसको आप समझ लो, बाद में हम इसको हटा देंगे, ठीक है। -2 रख के देखो तो भी 0 आएगा, क्योंकि सब में कोएफिशिएंट 0 है, तो ये भी सही आएगा, ये भी सारे सही आ रहे हैं, ठीक है। 0 = 0, 0 = 0, 0 = 0, 0 = 0। तो इसलिए आप दुनिया कोई रियल नंबर रखते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से वो हमेशा कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा हो, यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 0 क्यों आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ 2 ही रूट सेटिस्फाई करने चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लिखा, a 0, b 0, c 0। तो ये चीज़ सिर्फ आइडेंटिटी एक ही शर्त पे होगा, एक ही कंडीशन पे होगा, जब उसके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ एंड क्यों लगाया है। एंड का मतलब होगा तीनों वैल्यू एक साथ 0 रखने होंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान से, अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इसके क्वेश्चंस में क्या यूज़ होता है। तो देखो गाइस क्या है, फाइंड द value of lambda, find the value of lambda for which the quadratic equation lambda square minus 3 lambda plus 2 into x square, lambda square minus 4 into x plus lambda square minus 5 lambda plus 6 becomes an identity। फुल स्टॉप। आप इसको नोट कर लो ताकि मैं समझाऊं। ओके, इसमें एक आ जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस टू दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। आई मीन बोला जा रहा है इक्वेशन, लेकिन लैम्डा आपको तब बताना है, इक्वेशन हो तब नहीं। आपको लैम्डा जो फाइंड करना है वो इक्वेशन है तब नहीं बताना है, वो तब बताना है लैम्डा की वैल्यू जब ये इक्वेशन क्या बन जाता है।
एक आइडेंटिटी बन जाता है। और आप बताओ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी बनने में क्या कंडीशंस को फॉलो करता है। a 0 होना चाहिए, b 0, c 0। a क्या था भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या था, x का कोएफिशिएंट, c क्या था, कांस्टेंट ऑफ। तो यहाँ से अगर बात करें तो a की वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2, b की वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर -4, c की वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस c। सो फॉर आइडेंटिटी क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, a 0, b 0, c 0। ध्यान रहे एंड लगा होता है हमेशा, ठीक है। a क्या है बेटा, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 = 0। तो यहाँ से लैम्डा को सॉल्व करने से 2 और 1 आएगा। यहाँ रखेंगे लैम्डा स्क्वायर -4 = 0, फैक्टर करने से 2 और -2 आएगा। यहाँ पे लैम्डा को रखेंगे -5 लैम्डा प्लस 6 = 0। तो यहाँ से आएगा 2, 1। तो कुल लोग क्या करते हैं, जो आंसर लिखते हैं वो कहते हैं 2 है, 1 है, -2 है एंड देन फुल स्टॉप। तो मैं पूछूं कितने रूट्स आए लैम्डा के जिसके लिए आइडेंटिटी कहलाता हो। तो कुल लोग 3 वैल्यू बताते हैं, एक 2, एक 1 और एक -2। लेकिन ये जो सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ओके। तो यहाँ पे 2, 1, 2, -2, 2, 3, ठीक है। लेकिन याद करो यहाँ पे यार एंड लगा है, और एंड का मतलब होता है वो वैल्यू एक्सेप्ट करना इन तीनों में से जो तीनों को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि मैथमेटिकली एंड वर्ड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन और मीनिंग होता है यूनियन। थ्योरी में यहाँ पे एंड लगा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन ही लेना होगा। तो आप बताओ इंटरसेक्शन मतलब तीनों में एक जैसा आना चाहिए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें ऐसा कौन सी वैल्यू जो तीनों में एक साथ आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जिसकी वैल्यू 2 है। तो अगर हम बात करें आंसर के तो वो आ जाएगा लैम्डा = क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। यानी कि लैम्डा का सिर्फ यही ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसको यहाँ रखा जाए तो ये इक्वेशन न होके क्या कहलाएगा, एक आइडेंटिटी कहलाएगा। तो ये इसलिए ये थ्योरी के कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं। ओके, तो आप नोट कर लो। अब हम लोग एक अच्छे कॉन्सेप्ट तरफ इंक्रीज कर रहे हैं, यानी बढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें किस तरह के सवाल बनते हैं, तो इसमें ऐसा क्या थ्योरी है जिसका हम लोग क्वेश्चंस में अच्छे तरह से यूज़ करेंगे। जो थ्योरी अभी पढ़ाने जा रहे हैं इसका आईटी में 1-2 बार क्वेश्चंस आया हुआ भी है। ये बहुत फिक्स पैटर्न है, इसमें किस तरह के सवाल बनाए जाते हैं, तो थोड़ा हम लोग यहाँ समझते हैं कि क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। कहा गया है अगर इसको पढ़ने से पहले अगर कुछ 2-3 एग्जाम्पल की बात कर लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये लिखा है, कुछ भी ऐसे लिखा है फालतू में, ये क्वाड्रेटिक है, एग्जैक्टली कितने रूट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स आएगा। कभी 2 रूट से तो कभी ज़्यादा आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। मान लो क्यूबिक है, तो यार ये 3 रूट से तो ज़्यादा कभी नहीं आएगा। श्योर, एग्जैक्टली 3 रूट्स से तो यार कभी ज़िंदगी में ज़्यादा आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। यानी कि ये बात हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल वाले कॉन्सेप्ट के लिए स्टडी कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रहे, सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए। इनका कहना है कि अगर कोई n डिग्री इक्वेशन हो, जैसे यहाँ 2 डिग्री है 2 रूट्स आया, 3 डिग्री है 3 रूट्स आया, 5 डिग्री का होता 5 रूट्स आता, 7 डिग्री का होता 7 रूट्स आता, यानी जितने डिग्री होता है एग्जैक्टली उतने ही रूट्स आते हैं, ना उससे कम आएगा ना उससे एक ज़्यादा रूट्स आएगा। लेकिन अगर थ्योरी में ये कहा जा रहा है कि अगर n डिग्री की इक्वेशन हो लेकिन उसको सेटिस्फाई करने वाला मोर देन n रूट्स हो, मतलब 3 डिग्री हो तो 3 से ज़्यादा रूट्स हो, चाहे 4 रूट्स हो, चाहे 5 हो या 6 हो 7 हो। मान लो क्वाड्रेटिक है यानी 2 डिग्री, तो जो रूट्स आए 2 से ज़्यादा है, मोर देन लिखा है ना यहाँ पे, मोर देन n डिग्री। ओके, तब जो इक्वेशन होगा वो एक आइडेंटिटी कहलाएगा।
जो इक्वेशन होगा वो एक आइडेंटिटी कहलाएगा। और अगर वो आइडेंटिटी कहलाएगा तो आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, उसके सारे रियल वैल्यू अब वेरिएबल के सेटिस्फाई करेगा वो सारे आइडेंटिटी के, ठीक है। यानी कि n डिग्री का इक्वेशन है लेकिन सेटिस्फाई करने वाले जो रूट्स हैं वो n से ज़्यादा आ रहे हैं, तब वो आइडेंटिटी कहलाएगा। और अगर वो आइडेंटिटी कहलाता है तो उसके सारे रियल वैल्यू उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा उसके वेरिएबल के प्लेस पे, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसका मतलब है। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x satisfy the relation मैं यहाँ लिखता हूँ, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो भी है ये आईटी में आया हुआ है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या प्लान है, क्या सिचुएशन है, किस तरह दिया जाएगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, देखते हैं। इनका कहना है कि एक यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वेशन लिखा है और कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द रिलेशन। आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बताना है, जो कि इज़ और सिंगुलर भी दिया है, प्लूरल भी दिया है, मतलब एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो ये उसके 4 ऑप्शन है। अब देखा जाए तो इस सवाल में जो प्लानिंग है वो कुछ इस तरह से, इस क्वेश्चन को जो बेसिक बात अगर यूज़ किया जाए, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं इस सवाल में, कि वो एलसीएम लेते हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों में से अगर एलसीएम लिया जाए जो भी निकलेगा, ओके, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, फिर राइट को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, फिर सीधा चाल लगाते हैं, फिर एक्स निकालते हैं। और ये जो मैं बोला हूँ ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और ये आएगा भी नहीं जितना जल्दी क्वेश्चंस के आंसर को आना चाहिए। आप चाहो तो ट्राई करके देख लो, मैं नहीं करने वाला उस तरह से, काफ़ी लेंदी जाएगा। खुद सोचो यार, अगर एलसीएम लोगे तो मल्टीप्लाई करोगे बहुत अजीब टाइप के नंबर बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ ऑब्जर्व किया जाए तो एक चीज़ श्योर है कि इसको जो सॉल्यूशन आएंगे वो 100% क्वाड्रेटिक के ही होंगे। आप चाहो देख लो कि क्वाड्रेटिक ही तो बन रहा है। देखो एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट पावर मैक्सिमम इसमें क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर। इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें भी एक्स स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो कुछ भी आएगा वो 100% क्वाड्रेटिक ही होने वाला है। यानी कि गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन वो क्या है, क्वाड्रेटिक।
एक चीज़ तो श्योर हमने कर लिया कि यार जो क्वेश्चन दिया गया वो 100% क्वाड्रेटिक तो है, चलो ये बात तो क्लियर हुआ। लेकिन इस क्वाड्रेटिक का एक्स निकालना क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम उलसीएम वाला प्रोसेस है, फिर उसके बाद सीधा 4 यूज़ करना, वो उतना आसान होगा नहीं जितना हमें बोलने में लग रहा है। ठीक है, आप चाहो तो ट्राई कर देख लो, उसके बाद वीडियो देखो, ज़्यादा बेस्ट होगा अगर फीलिंग करना चाहते हो तो। ठीक है, तो इसलिए इस वाले पार्ट्स का जो वैल्यू 1 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये इतना हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली कितने रूट्स आने चाहिए, एग्जैक्टली 2 रूट्स आना चाहिए, क्योंकि 2 से ज़्यादा रूट्स कभी आएगा ही नहीं। इसलिए मैंने कुछ ऑप्शंस 2-2 के रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाए, फर्स्ट थिंग्स, अगर इस इक्वेशन में x की जगह पे a पुट करें, इस इक्वेशन में x की जगह पे अगर a सब्स्टिट्यूट किया जाए तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी, यहाँ आएगा a माइनस सी डिवाइड बाई a माइनस बी a माइनस सी। ठीक है, जब यहाँ a रखा जाएगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 बनने वाला है। जब यहाँ a रखा जाएगा तो a माइनस ए 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 1। ठीक है, और आप देख सकते हो ये पार्ट इससे कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब 1 इक्वल टू क्या आया 1। इसका मतलब है x इक्वल टू a इज द रूट। ओके, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट अपने तरफ से ऑब्जर्व किया है, x इक्वल टू a पे। ठीक है, यानी कि a जो होगा इस इक्वेशन का एक रूट्स है। चलो भाई हो गया रूट्स। अब हम चेक करेंगे b पे। मान लो x की जगह पर अगर b रखा जाए तो आएगा b माइनस सी, सॉरी यहाँ रख रहे हैं ना, अभी यहाँ रखो b से, तो b माइनस बी 0 हो जाएगा, b माइनस सी b माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस, और जब यहाँ भी रखेंगे तो ये वैल्यू 0 बना देगा। तो आप देख सकते हो b माइनस सी से b माइनस सी, b माइनस ए से b माइनस ए, सो b1 इक्वल टू 1। तो ये इक्वलिटी भी यहाँ पे सही आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू b इज द रूट। ओके, यानी b भी इस इक्वेशन का एक रूट होगा। अब चलते हैं हम लोग थर्ड केस चेक करते हैं c पे। c पे क्या हो जाएगा, c माइनस सी 0, सो फर्स्ट पॉइंट इज 0, c माइनस सी 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ c रखते हैं, c माइनस ए c माइनस बी एंड डिवाइड बाई c माइनस ए c माइनस बी एंड इज इक्वल टू 1 होगा। इस ये फिनिश हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू यहाँ पे बाई चांस 1 आ जा रहा है। इसका मतलब कि x इक्वल टू सी भी क्या कहलाएगा, रूट्स, आई मीन रूट कहलाएगा क्यों सिंगल है। ठीक है, तो थर्ड वाले से c भी इसका एक रूट आ रहा है। तो अगर हम बात करें फाइनली टोटल रूट्स कितने आए, 1 बाय 1 हमने सॉल्व किया, तो पहले से a आया, सेकंड से b एंड थर्ड वाले से c आया यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है जो मैं अब बोलूँगा। ये वाला पार्ट हमने इरेज नहीं किया था, अगर आप देखो तो ये पहले से लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है कि गिवन इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन दिया इतना सा बड़ा एक्सप्रेशन, वो एक क्वाड्रेटिक है, वो हमने जज कर लिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम x के पावर 2 ही डेवलप होने वाला है। ठीक है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स तो हमेशा आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, लेकिन जब हमने इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके देखा तो इसके जो टोटल रूट्स आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, यानी 3 आ रहे हैं, a b c। ओके, अब थ्योरी पढ़ते हैं। किसी भी n डिग्री की इक्वेशन हो, चाहे 5 डिग्री का हो, चाहे 2 डिग्री हो या 3 डिग्री, कोई भी इक्वेशन हो, अगर उससे ज़्यादा रूट्स इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है, उससे ज़्यादा मतलब
5 डिग्री का है, रूट 6 आ गए या 6 से ज़्यादा। मान लो 3 डिग्री का है तो रूट्स आ रहे, मान लो सॉल्व करने से 5 आ गया। तो क्या डिग्री से रूट ज़्यादा है? बिल्कुल। तो यही कहना चाह रहा है कि गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक एग्जैक्टली 2 रूट्स, ये तो होंगे ही होंगे। लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट से यहाँ पे दिखा कि यार 2 रूट्स आने होने चाहिए थे, बट आ रहे यहाँ पे 3। तो क्या जो 3 2 से ज़्यादा रूट्स आया? इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन था वो इक्वेशन ना होके वो अब क्या बन जाएगा? एक आइडेंटिटी। रीज़न क्या है? क्योंकि क्वाड्रेटिक था, 2 रूट्स आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई करने वाला जो रूट्स आए वो 2 नहीं बल्कि यहाँ पे 3 आए। ठीक है, तो इसलिए जो इक्वेशन था वो इक्वेशन ना होके वो एक आइडेंटिटी कहलाएगा। और अब बताओ एवरी आइडेंटिटी को कितने वेरिएबल सेटिस्फाई करते हैं? 1, 2 या सभी? ऑल एक्स सेटिस्फाई। आने की दुनिया कोई भी रियल नंबर होगा वो सारे के सारे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है, थर्ड ऑप्शन भी हो, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है जिससे कि हम 100% श्योर कर पा रहे हैं कि चारों ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाले? वो रीज़न ये है कि जो इक्वेशन था वो इक्वेशन ना होकर क्या बन चुका है यहाँ पे? आइडेंटिटी, जो कि x बिलोंग्स टू रियल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन को यहाँ पे फिनिश किया।